स्टूडेंट्स, हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर देख रहे हैं और इसमें हमने तीनों इसकी जो मेथड्स हैं वो हमने देख चुके हैं और अब हम आ गए हैं टॉपिक नंबर 5.4 पर, और जिसमें तो टॉपिक नंबर 5.4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब वो फैक्टर है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चीजों को समझो, क्या बोलना चाह रहा है वो। एक्चुअल में यहाँ पर वो बताना चाह रहा है आपको कि ऐसी जो चीजें, ऐसे फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स जो प्राइस को क्या कर रहे हैं, डिसाइड करते, सॉरी उसकी इलास्टिसिटी को डिसाइड करते हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी है ना, यूनिटरी 1 होगी, मोर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, इन्फिनिटी होगी या क्या होगी, 0 है ना। ये कौन से फैक्टर है जो इस तरह की इलास्टिसिटी को डिसाइड करता है। कहने का मतलब, जब भी कंपनी इलास्टिसिटी निकालने जाएगी अपने प्रोडक्ट की बेटा, है ना, तो वो पहले इन बातों को ध्यान रखे, उसी से उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। मतलब इन बातों को ध्यान रखने से ही उसको एक अंदाजा तो हो जाएगा कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी हो सकती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। कैलकुलेट करने के पहले ही इन चीजों को देख लिया जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा उस कंपनी के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और इजी हो जाए, और अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा कम। तो क्या है नेचर ऑफ द कमोडिटी, सीधी सी बात है, कमोडिटी का नेचर क्या है, वो किस टाइप की है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी। ठीक है, द नेचर ऑफ कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस। ये तो फालतू की बात हो गई, यहाँ पर काम की बात है। नेसेसिटीज, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी समझाया होगा कि जो नेसेसिटीज की जो चीजें होती हैं, है ना, वो इनइलास्टिक होती है। ठीक है, नेसेसिटीज फूड आइटम्स एंड प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब क्या होता है, विलासिता, मतलब महंगी चीजें, है ना, हैव एन इलास्टिक डिमांड। क्यों, देखो नेसेसिटीज जैसे कि मैंने सॉल्ट का बताया था, नमक का, है ना। अब नमक का प्राइस कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम क्या उसकी डिमांड कम ज्यादा कर देंगे, नहीं कर सकते। मेडिसिन, नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि हमें मेडिसिन की जरूरत है, लग रही है, तो चाहे वो 1 रुपए की है या 10 रुपए की, हमको लेना है ना। नमक भी ऐसा ही है, कम ज्यादा थोड़ी ना खाएंगे ना। और प्रेस्टीज गुड जैसे कि महंगी, मान लो बहुत महंगी कार, है ना, तो इनमें थोड़ा सा भी कोई चेंजेस आता है तो कोई पर्सन अब कार खरीदना थोड़ी ना प्लान चेंज कर देगा। डायमंड, है ना, मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले भी दिया था। डिमांड को जो डिसाइड करते हैं ना, वो फैक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वही फैक्टर भी यहाँ पर
क्या करेंगे, डिटर्मिनेट बन जाएंगे। हमने यदि पढ़ रखा है डिमांड को, डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड और वो सारी चीजें, तो वो ही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा कि उनकी प्राइस का डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कौन सा वाला ग्राफ सर, ये आ जाओ, इन इलास्टिक में ये रहा, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये प्राइस कुछ भी होती रहे, डिमांड उतनी ही है। हमारे घर में यदि 2 kg सॉल्ट की डिमांड है पर मंथ, तो वो उतनी ही रहेगी चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए आ जाइए। वाइल लग्जरी है ना, प्रेस्टिजियस से नीचे जो होता है, लग्जरी एंड कंफर्टेबल हैव कंपैरेटिवली इलास्टिक। किसके कंपैरिजन में इलास्टिक बोल रहे हैं, इन दो चीजों के कंपैरिजन में, कि नेसेसिटीज और लग्जरी गुड्स का यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो जो लग्जरी गुड्स होंगे वो क्या होंगे, इलास्टिक होंगे, किसके मुकाबले में, नेसेसिटीज के। ठीक है, अब सर लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, लग्जरी गुड्स जैसे कि हम मोबाइल वगैरह, टीवी, है ना, ये कंफर्ट, ये सब कंफर्ट और लग्जरी उसमें आता है। ठीक है ना, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही महंगी चीज है, जो चंद लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास में होती है और उनकी कैपेसिटी सिर्फ कुछ लोगों के पास में ही होती है उनको खरीदने की। ठीक है, नॉर्मल कार सब लग्जरी गुड्स में आ जाएगी, है ना। और प्रेस्टिजियस गुड्स कौन से होते हैं, कौन सी कार आएगी, जो 2-3 करोड़ से ऊपर की कारें हैं, है ना, वो क्या, वो कहाँ चली जाएगी, प्रेस्टिजियस गुड्स में उनको हम काउंट करेंगे, है ना, 2 करोड़ 3 करोड़ की कार। ठीक है, और नॉर्मल जो अभी हम लोग सड़कों पे देखते हैं 10-15 लाख की कार, वो क्या हो जाएगी, लग्जरी गुड्स में आ जाएगी। कंफर्टेबल्स में जो हम एक एवरेज इंसान जो लेता है, एक एवरेज मिडिल पर्सन जो लेता है, उसको हम कंफर्टेबल कंफर्ट्स के गुड बोलते हैं। चलिए आगे आगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, देखो हमने डिमांड में भी देखा था कि यदि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो भी उसकी इलास्टिसिटी, उसकी डिमांड पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर वही बात फिर से कही गई है कि यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो कैसी इलास्टिसिटी होगी, परफेक्ट या ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप प्राइस को कम करोगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही आप प्राइस को कम करोगे, आपका सॉरी बढ़ा दोगे, तो आपका जो कस्टमर है वो आपका गुड्स लेने की बजाय किसी और ब्रांड का ले लेगा। क्यों, क्योंकि सेम रेट पर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे मैगी और यप्पी में चलता है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है ना, कोको कोला और पेप्सी में चलता है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ये कभी भी अपना प्राइस बढ़ाने में बहुत मतलब एनालिसिस करते हैं। ठीक, द डिमांड फॉर द कमोडिटीज हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज वेरी इलास्टिक, है ना, जिसका बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। बिकॉज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मैंने अभी बताया है ना, प्राइस में यदि कोई भी इंक्रीज करते हैं, देयर पीपल विल स्टार्ट यूजिंग सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन, मतलब ऐसे गुड्स जिनका हम कंजम्पशन को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम लोगों को घर में टेलीविजन लेना है, तो हम लोग बोलते हैं यार अरे 2 महीने बाद तो दिवाली आ रही है, धनतेरस पे ले लेंगे, उस समय ऑफर भी मिलेगा, है ना। हमने क्या कर दिया, इसका पोस्टपोन कर दिया, इसको, है ना, रोक दिया, स्थगित कर देना मतलब आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर दिया, राइट। तो ऐसी गुड्स जिसका आप पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, जरा सोच के देखिए, अधिक होगी, अच्छी होगी उसकी इलास्टिसिटी। क्यों, क्योंकि आप अपनी जो कंजम्पशन है या उसको खरीदना जो आप चाह रहे हैं, वो आप उसको उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, डिमांड को कम ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, इलास्टिक है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इलास्टिक, कौन से, ऐसे गुड्स जो कि जिनका कंजम्पशन हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। whose consumption can be postponed for some time, such as the demand of television
है ना। ऐसी चीजें जिनका हम कंजम्पशन क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। अदरवाइज इट इज इन इलास्टिक एज इन द केस ऑफ मेडिसिन। देखो मेडिसिन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, नहीं, है ना, इसलिए हम वो क्या हो गई, इन इलास्टिक हो गई। और जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं वो क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल इसके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंट रटना नहीं है, सिंपल सी चीज है यार। कोई चीज की डिमांड आप खुद सोच के देखना कि इसकी डिमांड क्या होगी, यदि प्राइस बढ़ता है या कुछ होता है तो। यदि उसकी डिमांड पे असर पड़ता है तो वो इलास्टिक होगी, है ना। यदि असर नहीं पड़ता है उसकी प्राइस पर तो वो इनइलास्टिक होगी, ठीक है। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, अ कमोडिटी विच हैज सेवरल यूजेस, है ना। मतलब मिल्क, मिल्क के कई सारे यूज है ना, कई तरीके से मिल्क यूज होता है, चाय कॉफी से लेकर ना जाने कितने उसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हायर होगी, है ना। क्यों, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उसके प्राइस में जैसा ही चेंजेस आएगा, अरे मिल्क के प्राइस में चेंजेस आएगा तो मिठाई और महंगी हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। जैसे ही उसमें फॉल होगा तो अब 1 किलो मिठाई बनने में कितने लीटर दूध लगता है, जरा खुद सोच के देखिए। तो उसकी डिमांड बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करेगा वो, क्यों, क्योंकि वो कई चीजों में एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है उसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। A commodity which has several uses will have an elastic demand. On the other hand, commodity having only use will have elastic demand because they can be put to several use. कंपैरिजन में बताया है कि जिसकी ज्यादा उपयोग है, यूजेज है, वो इलास्टिक होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, बजाय ऐसी चीज के जिसका कोई खास ज्यादा यूज नहीं है। जैसे कि बिजली, बिजली की भी इलास्टिसिटी ज्यादा है, बट एक्चुअल में क्या हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी को, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस पे डाल दिया है, गवर्नमेंट रेट, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है एक्चुअल में। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, तो वो उसके कारण उसका फ्लक्चुएशन रोक दिया जाता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म कर दी गई, क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। जहां किसी चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा तो फिर उसकी आप इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो मार्केट मैकेनिज्म पे नहीं है। चलिए, ये क्या था सर, समझ में आया तो बेटा अच्छी बात, नहीं तो भूल जा, कुछ नहीं पूछ रहा, बस नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए बोला था। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यदि किसी का, देखो जनरली लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी चीज को कंज्यूम करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो उसकी चीज क्या होगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बिकॉज कंज्यूमर हैव इनफ टाइम टू एडजस्ट देयर डिमांड। बात समझ में आ रही है, उसके पास में बहुत टाइम है कि वो अपने डिमांड को फ्लक्चुएट कर सके, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। हैबिट्स, हैबिट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, वो इनइलास्टिक होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सब आप बच्चे बड़े हो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा लॉकडाउन जब ओपन हुआ था तो वाइन शॉप ओपन हुई थी, है ना, कैसे दुकानों पे बाहर लाइन लग गई थी, और वो महंगी थी, ब्लैक में भी बिक रही थी, डबल रेट में बिक रही थी, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे थे, क्यों, हैबिट है, वो चाहिए साहब, है ना। तो हैबिट वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ये सब नशे वाली जो चीजें होती है ना बेटा, ये सब उसी में आती है, इसको हैबिट कहो या नशा कहो। हालांकि हैबिट में दूसरी चीजें भी आती हैं, जैसे कि किसी को कोई शौक है किसी चीज गेम्स का, तो उसका जो प्रोडक्ट है भले से महंगा हो जाएगा वो लेगा, है ना। If consumer are habituate of some commodity, the demand for such commodity, the demand for such commodity will usually be inelastic, है ना। ये यहाँ से फिर से चालू हो गया लाइन, वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल समझते हो ना, अभी तो सब अच्छे से समझ गए होंगे, इसके पहले बच्चे नहीं समझते थे।
सैनिटाइजर जब से आया सबसे सब बच्चे समझ गए कि अल्कोहल का मतलब क्या होता है। 70% का अल्कोहल होना चाहिए। और सर ये क्या होता है? दारू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स। आप कितना परसेंट प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं गुड्स पर, उस पर्टिकुलर गुड्स पर, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मैं फटाफट रीड कर देता हूँ। आइटम सच एज टूथपेस्ट needle will have an inelastic demand। ऐसा क्यों? टूथपेस्ट पर इनइलास्टिक क्यों है? देखो, आप जब किराने का सामान लेने जाते हैं उसी में आप टूथपेस्ट लेके आते हैं। ठीक है, अब किराने का बजट आपका 2-2.5 हजार रुपए का है, उसमें जो टूथपेस्ट है वो 70 रुपए का है। ठीक है, अब वो 70 से 72 हो जाए, 70 से 73 हो जाए, 75 हो जाए, आप अपनी ब्रांड को चेंज नहीं करोगे। उसका खास मतलब ये है कि 5 रुपए का जो एक्सपेंसेस आपका जो बड़ा है ना, इंक्रीज हुआ है एक्सपेंसेस, वो 5 रुपए आपका टोटल बजट पर कितना था, कितना परसेंट है? आपका टोटल बजट 2.5 हजार का है, उसमें 5 रुपए का खर्चा इंक्रीज हो गया तो वो मायने नहीं रखता है ना। आप ऐसा नहीं करोगे, ओ तेरी तो ये तो 2.5 लाख, सॉरी, 2,505 रुपए का हो गया खर्चा, 5 रुपए कम करो कैसे भी करके। ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ। अरे यार ये क्यों हो गया? टूथपेस्ट महंगा हो गया, ओ भैया 5 रुपए सस्ता वाला कोई सा दे दे। ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उस पे जो 5 रुपए जो बड़े हैं वो आपके टोटल खर्चे के प्रोपोर्शन में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? उसके प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब एक रेशो है ना। रेशो आप समझ रहे होंगे, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने रेशो, है ना। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, कोई मायने नहीं रखता वो टोटल एक्सपेंडिचर पे, इसलिए वो इनइलास्टिक होगा। और यदि वो क्या कहते हैं, उसका प्रोपोर्शन हायर है तो वो इलास्टिक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे टूथपेस्ट का कहा, ठीक है, कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑन देयर इनकम, उसकी इनकम का बस 5 रुपए का हिस्सा है, इसलिए उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट पूरा 1 महीने चल जाएगा, 5 ही रुपए तो बढ़ा है। हाँ, वो ऐसी चीज खरीदता जो उसको डेली खरीदना है, जैसे कि मिल्क, और उस पे उसका क्या होता, 5 रुपए रेट बढ़ जाता, तब जरूर उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मैं क्या करूं, अब उसकी डिमांड को कम कर दूं क्या। क्यों? क्योंकि वो डेली खरीद रहा है, डेली मतलब महीने का करीबन 150 रुपए बढ़ जाएगा उसका। चलिए, अ स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, जैसे कि क्लॉथ, फूड, है ना। हम कपड़े लेने का सोचते हैं तो फिर सोचते हैं नहीं यार अभी अगले महीने ले लेंगे, है ना। या फिर जैसे बाइक खरीदना हो, या पापा को बोलना है मोबाइल, तो पापा बोलते हैं रुक जाओ यार अगले महीने देख लेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इनकम का काफी बड़ा हिस्सा कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। चलिए, ये चीजें बहुत काम की थी, ये इग्नोर मत करना, इनको एक बार और रीड कर लेना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ है जो आप पढ़ रहे हो और जो आपकी लाइफ में काम आएगा। चलिए, यहाँ पर फटाफट कोशिश पूरी करते हैं कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हमारा क्या है, टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। याला इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इंपॉर्टेंट बहुत जगह है, देखते हैं। यूजफुल इन थ्योरी ऑफ वैल्यू। बेटा एक बार आप इसको, है ना, मैं आपसे ये कहूंगा, आप इसको एक बार रीड कीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मेरे समझाने के बाद में चीजें कितनी समझ में आती है और ना समझाने से कितना नुकसान होता है। एक बार आप इस टॉपिक नंबर 5.5 को रीड कीजिएगा, है ना, और इस डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना। टॉपिक नंबर 5.6, डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है? तो डिमांड ऑफ गुड्स
पहले तो मैं आपको कई बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ाते पढ़ाते कई बार मैं समझा चुका हूं कि बच्चों देखो, लॉ ऑफ डिमांड में हम ये करते थे, इसमें हम ये करते हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट मैंने स्टडी आपको करवाई है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट रीड कर रहा हूँ और उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं चीजों को एक्सप्लेन करता, ठीक है ना। डिमांड ऑफ गुड्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, उस गुड्स की प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड चेंज होती है। बट चेंजेस इन डिमांड आर नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल केस, तो वो जो चेंजेस होता है वो एक जैसा नहीं होता सभी केसों में, है ना। लॉ ऑफ डिमांड इज ओनली अ क्वालिटेटिव, ध्यान से देखना क्या है क्वालिटेटिव, मतलब जो गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में है ना। एज इट डज नॉट एक्सप्लेन द क्वांटिटी ऑफ चेंजेस इन डिमांड, ये क्या नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी चेंज होगी डिमांड में, ये वो नहीं बताता है, ये उसका केवल डायरेक्शन बताता है ना, कि अपोजिट, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। इट ओनली एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस, ठीक। अब इधर देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन एफर्ट बाय इकोनॉमिस्ट टू प्रेजेंट लॉ ऑफ डिमांड इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, है ना, ये ध्यान रखना, एक क्वांटिटी बताता है। वी कैन से दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये तो आप जानते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड relative to change in price of goods। elasticity of demand गुड्स के प्राइस में चेंजेस के कारण उसकी डिमांड में कितनी क्वांटिटी में चेंजेस आया है, कितनी क्वांटिटी से चेंजेस आया है उसकी डिमांड में, इस बात को एक्सप्रेस करता है, बताता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड and elasticity of demand in price of goods, point of difference between law of demand and, कुछ गड़बड़ है लिखने में, यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, सब नोट्स में नहीं बनाया वैसे भी, है ना, ये सब टाइपिंग वगैरह मेरा ही है, कुछ पॉइंट मिस हो गया यहाँ पर, इस हो गया, यहाँ तक बहुत है, ठीक है ना, इसको आप हटा देना अपने नोट्स में से। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये 2 बार आ गई लाइन कि कुछ पॉइंट जो है इनके बीच में डिफरेंस है, और वो पॉइंट क्या है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट क्या है, फिर से वही बात है ना। लॉ ऑफ डिमांड इज, अच्छा ये आईएमपी क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ध्यान दें, है ना, ये डिफरेंस बहुत आईएमपी है। अब इसका कोई क्वेश्चन आंसर तो बना नहीं सकता, क्वेश्चन तो सिंपल सा है, डिफरेंस या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऐसा ही बोलेंगे इसको। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बता चुका हूँ, है ना, विच एक्सप्रेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू इंक्रीज, ये तो हो चुका है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गुड ड्यू टू प्राइस, ये पहला पॉइंट तो हमारा पहले इसमें कवर हो गया है। लॉ ऑफ डिमांड इज जर्नल कंडीशंस, बिल्कुल, इंडिकेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गुड्स एंड डिमांड फॉर इट, while elasticity demand can be positive or negative, ठीक है। देखो, इसने लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है साहब, है ना, और जहां इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है प्राइस और डिमांड के बीच में, उसको उसने क्या बोल दिया, ये तो एक्सेप्शन है भैया, मैं इनके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, है ना। एक्सेप्शन जो हमने पढ़े थे उसको इनने क्या बोल दिया, साहब ये तो बेकार लोग हैं, मैं इनके बारे में तो बात नहीं करने वाला, एक्सेप्शन के बारे में। सामान्यतः तो आप ये कहोगे कि जब इंक्रीज होती है लाइफ प्राइस तो डिमांड डिक्रीज होती है, ये है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक, ऐसा बोल के लॉ ऑफ डिमांड निकल जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, वो बोलता है कुछ भी हो सकती है, वो तो आपको ये बताएगा कि आपने प्राइस चेंज करी तो क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में रिफ्लेक्शन आएगा, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस ओनली
क्योंकि आप वो किसी पर भी लगा दोगे ना, इस वजह से बेटा। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस ओनली प्राइस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है? ओनली प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, ठीक। while elasticity of demand can also measure the change in quantity demand should due, यहाँ पर ड्यू आएगा ना, ड्यू टू चेंज इन इनकम रिलेटिव गुड्स etc, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या करता है? सभी के कारण सारे इफेक्ट को लेकर आपको उसकी वो इलास्टिसिटी बताता है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ किसके बीच में बात कर रहा है? उस गुड्स की प्राइस और उस गुड्स की डिमांड। क्योंकि जब हमने पढ़ा उसमें सेंटेंस, तो क्या पढ़ा था? अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसका मतलब वो सिर्फ इन दो की बात कर रहा है, प्राइस और डिमांड के बीच में, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, जबकि इलास्टिसिटी हर चीज का इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद बताएगा कि आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इतनी है ना, सारे फैक्टर को काउंट करके, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ पर टॉपिक पूरा कंप्लीट। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड मैंने आप लोगों पर छोड़ रखी है। यदि आपको नहीं समझ में आया ये इंपॉर्टेंस तो फिर मैं समझाऊंगा, पर एक ट्राई करके देखो कि क्या होता है, ठीक। उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं बेटा, ट्राई करके देखना, ठीक, कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ के ही ट्राई करना, आंसर पहले मत देखना। आंसर पहले यदि देख लिया आपने तो आपके लॉजिक्स नहीं बनेंगे, आप रट्टा मार लोगे और बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। रट्टा मारने से वो चीज़ नहीं होती है जो नॉलेज, रट्टे वाला बहुत दुख देता है, ये याद रखना। लोगों की नज़र में आप पढ़े लिखे तो होते हो, बट वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे। और सुनिए बात को, अभी कोई डिस्कनेक्ट नहीं करेगा।